बस जल्दी से तीनों बेटों की शादी हो जाए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। फिर मैं भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम से अपने लिए जीऊंगी और एक गिलास पानी भी नहीं उठाऊंगी। बहुओं से अपने सारे काम करवाऊंगी और खुद आराम से पलंग पर बैठी अंगूर खाते हुए गाने सुनूंगी। तू भी ना क्या क्या बोलती है। आजकल की बहुएं कोई काम नहीं करती है, काम के नाम से वो पहले से ही रोने लगती है। अरे दीदी मैं हूं ना, देखना तुम 3 महीने के अंदर तीनों बेटों की शादी निपटा दूंगी। अच्छा ये भी देखते हैं तू सही निकलती है या मैं। अरे एकदम, बस तुम शादी में 1 महीने पहले ही आ जाना मेरी मदद करने को, फिर 3 महीने में तीनों की शादी हो जाए तो चली जाना। पागल है क्या, मैं तेरे घर में 4 महीने तक बैठी रहूंगी, बहुएं क्या कहेंगी, लोग क्या सोचेंगे। अरे मुझे अपने घर में भी तो काम है। लोग और बहुओं की चिंता तुम मत करो, और तुम्हारे घर का काम कोई और भी तो कर सकता है ना। जिंदगी में मैंने तुमसे पहली बार कुछ कहा है, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आ रही हो बस। अरे ठीक है। दिन बीतने लगते हैं और उषा के तीनों बेटा का रिश्ता पक्का हो जाता है। जैसा उषा को सरोज ने कहा था, वो उषा को महीने भर पहले ही बुला लेती है। अच्छा कल आती हूँ। हाँ तो आएगी तभी तो सारी तैयारी शुरू करूंगी मैं। ठीक है। अगले दिन उषा घर आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर शादी की तैयारी में लग जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं और अंकित की शादी का दिन आ जाता है। उषा कहती है, सरोज अब तो बहू आ जाएगी, राज और नीलेश की शादी में वही मदद करवा देगी, मेरी कोई जरूरत नहीं है। क्या दीदी, बहू नहीं है, उसे क्या ही पता है। पहले तो उसे सब कुछ समझना होगा, इस घर में क्या कैसे होगा। तुम रहो यहीं पर। ठीक है, नहीं जा रही हूँ मैं, चल खुश हो जा, अंकित की बारात निकलने वाली है। और धूमधाम से बारात निकलती है। उषा सरोज नाचते नाचते नहीं थकती। शादी अच्छे से हो जाती है और अंकित पायल को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। पायल के घर में आती ही सरोज कहती है, बहू आज से ये सब तेरा ही है, घर और घर की जिम्मेदारियां भी तेरी ही है। बहू तू जा अपने कमरे में आराम कर, अंकित बहू को ले जा। हाँ मौसी। अंकिता और पायल कमरे में चले जाते हैं और उषा कहती है, क्या कर रही है, अभी तो बहू आई है, ठीक से घर में घुसी भी नहीं और तू उसे जिम्मेदारियां देने लगी। अरे दीदी मैंने तो ऐसे ही कह दिया, उतना सोचकर मैं नहीं बोलती हूँ, तुम्हें तो पता है। सरोज तू ना बहुत भोली है, लेकिन इन सब से काम नहीं चलेगा, अब दिमाग चलाना होगा तुझे, थोड़ा होशियार बन। ठीक है, कोशिश करूंगी। अगले दिन पायल की पहली रसोई होती है। मम्मी जी क्या बनाना है आप बता दो। अरे बहू आज कुछ नहीं बनाना, जब तक नीलेश की शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे कोई काम नहीं करना है। अभी घर में पूरे 3 महीने तक खाने बनाने वाले और सारे नौकर हैं। मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब ज्यादा काम भी नहीं हो पाता, शरीर जवाब दे देता है, इसीलिए तो मैंने दीदी को घर संभालने बुला लिया है। जी मम्मी जी ठीक है, शादी का कोई काम होगा मेरे लायक तो मुझे बता देना। अरे सरोज उषा तो तेरे से बड़ी है, उसकी भी तो उम्र हो गई है। वो क्या है ना, मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है और ये घुटने का दर्द, मुझसे चला भी नहीं जाता। ए बहू तू मेरे पैरों में तेल लगा दे जरा। जी मम्मी जी। शादी के ना बहुत काम होते हैं, चलूंगी तभी तो कर पाऊंगी। इसी तरह महीने बीत जाता है। राज और नेहा की शादी हो जाती है। नेहा बहू बनकर घर में आती है। पायल अब तो तू जेठानी बन गई है, तेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। जा नेहा को उसके कमरे में ले जा बेटा। जी मम्मी जी। पायल नेहा को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है, नेहा तुम आराम करो और कल जल्दी उठने की कोई टेंशन नहीं है। भाभी कल तो मेरी पहली रसोई होगी ना। अरे नहीं, वो 1 महीने बाद होगी, जब नीलेश भैया की शादी हो जाएगी। हमारी सास बहुत भोली है, बस उनका ध्यान रखना, और अब इस घर में कोई काम नहीं है तो आराम से खाओ पियो और ऐश करो। ठीक है भाभी। अगले दिन नेहा आराम से उठती है और उसे देखकर सरोज कहती है, थक गई होगी ना बहू बहुत ज्यादा, इसलिए देर हो गई, और सोना है तो सो जा बहू। नहीं मम्मी जी, अब तो मैं रात को ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, तब मेरे पैर दबा दे जरा, मुझसे ना उठा नहीं जा रहा। कल शादी में इतना चली क्या पैर में जान ही नहीं लग रही है। मम्मी जी लाओ मैं मालिश कर देती हूँ, मुझसे अच्छी मालिश कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा मेरी दादी कहा करती थी। अच्छा ऐसा है तो करके दिखा दे बेटा। नेहा 1 घंटे तक सरोज के पैरों की मालिश करती है। सरोज भी मालिश के मजे लेती है और सो जाती है, लेकिन नेहा उसे खुश करने के चक्कर में उसके पैर दबाती ही रहती है। तब उषा वहां आकर सरोज को उठाकर कहती है,
अरे क्या कर रही है सरोज, बहू की पूरी मेहंदी उतार कर रहेगी, उसे मना कर मालिश करने को। अरे बहू तो अभी तक बैठी है, हट जा हट जा। मुझे क्या पता था दीदी ये बैठी रहेगी, मेरे पैर में दर्द था तो मैंने कहा मालिश करते। तू ना बहुत भूली है सरोज, अब तो बहुएं आ गई है, समझदार बन जा। अरे दीदी जहाँ इतनी जिंदगी निकल गई वही बाकी की भी निकल जाएगी। अंधे की मक्खी राह उड़ाता है, कौन सा कोई तेज होकर कुछ उखाड़ लेता है। बात तो ठीक है, बस नीलेश की शादी हो और मैं भी चलूं यहाँ से। दिन बीतने लगते हैं और सरोज अपनी दोनों बहुओं से रोज अपनी मालिश करवाती है एक एक टाइम। जल्दी ही महीना बीत जाता है और नीलेश की शादी का समय आ जाता है। इस बार पायल और नेहा दोनों बहुत नाचती है और नीलेश की बारात में 4 चांद लगा देती हैं। स्वाति और नीलेश की शादी हो जाती है और नीलेश स्वाति को अपने घर ले आता है। अगले दिन तीनों बहु पायल, स्वाति और नेहा तैयार होकर सरोज के पास आती है और सरोज कहती है, दीदी तीनों एक साथ कितनी अच्छी लग रही है, आज तुम तीनों मिलकर खाना बना लो। हाँ, तीनों की पहली रसोई पूरी होते ही मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी, 4 महीने से यहीं पड़ी हूँ। हाँ, फिर आज रात में ना मैं तीनों के काम भी बांट दूंगी, उससे ठीक रहेगा, किसी एक पर कोई लोड नहीं आएगा, वरना बेचारी एक ही बहू करती रह जाती है। हमारे साथ तो ये सब हुआ है तो हमें पता है। तुम लोग खाना बनाने जाओ, फिर मेरी ट्रेन है। जी मौसी जी। तीनों बहू रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। हमारी सास ना बहुत सीधी है, खाना बहुत अच्छा बनाना है हमें, ताकि किसी को उन्हें कुछ कहने का मौका ना मिले। हाँ भाभी, मैं खीर और पुलाव बना लेती हूँ। मैं सब्जी और दाल बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैं रोटियां और रायता बना लेती हूँ। खाना बन जाता है, तीनों बहू टेबल पर खाना लगा देती है। सब खाने के टेबल पर आते हैं। बहुओं तुम तीनों क्यों खड़ी हो, आओ तुम लोग भी साथ में बैठ जाओ। मम्मी जी पहले आप सब खा लो, उसके बाद हम खा लेंगे। किसी को कुछ चाहिए होगा तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है बहू। तभी एक रिश्तेदार धीरे से सरोज और उषा से कहती है, सरोज तू बहुत भोली है, बहुओं को सिर पर मत चढ़ा इतना, साथ बिठाकर आज ही खा लेंगे तो कभी खाना नहीं मिलेगा तुझे। उषा तुम समझ रही हो ना मेरी बात, समझाओ अपनी बहन को। हाँ ठीक कह रही है सरोज, बहुओं से ना थोड़ा टाइट रहे, ऐसे ही 3 महीने से ये बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। अब स्वाति तो कल ही आई है बेचारी। अरे क्या बेचारी, वो मायके चली जाएगी कल एक फेरे के लिए, फिर आके घूमने चली जाएगी, 15 दिन तो आराम ही करेगी ना, थोड़ी तो बुद्धि लगा अपनी। अरे ये भी तो नादान है ना। यही कब नाचेगी सिर पर चढ़कर कोई नहीं जानता, चुप करके खाना खा और टाइट हो जाए इनके साथ। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं और तीनों को नेक देते हैं। बहू क्या खाना बनाया है तुम तीनों ने, होटल से भी अच्छा बनाया है, मेरे तो नसीब ही सुधर गए, ये लो अपना नेक। सरोज तीनों बहुओं को एक बराबर बनाए हुए सोने की चेन देती है और कहती है, सब कुछ तो तुम तीनों का ही है अब, लेकिन अभी शादी में बहुत खर्चा हुआ है ना, तो अभी ज्यादा नहीं दे पाई। थैंक यू मम्मी जी। अरे बहुत है ये मम्मी जी। इसकी भी जरूरत नहीं थी मम्मी जी, आपका आशीर्वाद ही काफी है। उषा और रिश्तेदार अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। सरोज नहीं सुधरेगी, अपने भोलेपन में कहीं अपनी गृहस्थी ना खराब कर ले। अब हम कर भी क्या सकते हैं, मैं तो अपने घर चली, कब तक यहीं बैठी रहूंगी, जो करना है सरोज समझे, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। सभी रिश्तेदार और उषा वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर स्वाति और नीलेश अपने हनीमून पर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को एक पड़ोसन सरोज के पास आती है और उससे कहती है, सरोज कल मेरे यहाँ पार्टी है बेटी बहू के सालगिरह की, सबको आना है पूरे परिवार के साथ, तू भी आना। हाँ हाँ आऊंगी ना मैं सबको लेकर। पड़ोसन चली जाती है और सरोज रात के खाने के टेबल पर अंकित और राज से कहती है, तुम दोनों भाई कल जल्दी आ जाना घर। क्यों? हाँ माँ कोई तो वजह होगी। अरे वो कल अपने पड़ोस में जाना है ना, भाभी ने तो पूरे परिवार को आने के लिए कहा है, लेकिन हम सब चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, सामने वाला तो यही कहता है पूरे परिवार के साथ आना। ये कौन सी बात हुई, मैं नहीं जाऊंगा, आप नेहा और राज के साथ चली जाओ, वैसे भी आप कहीं जाती नहीं हो, मैं और पायल घर पर रहेंगे। हाँ मम्मी जी। अरे कैसे बात कर रहा है तू, बहू की उम्र है जाने की, वो घर पर रहेगी और मैं जाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तुम लोग चले जाना और इस मुद्दे पर अब मुझे कोई बात नहीं चाहिए। पायल और नेहा अगले दिन अपने पतियों के साथ चली जाती है। घर का सारा काम नेहा और पायल करती है। एक रोज सरोज का बर्थडे होता है और अंकित और राज दोनों सरोज के लिए एक एक साड़ी लेकर आते हैं।
माँ साड़ी कैसी लगी तुम्हें? माँ पहन के दिखाओ ना। अरे अब माँ बूढ़ी हो गई है, जवान नहीं रही, ये सब बहुओं पर अच्छी लगेगी। तुम लोगों को मेरा जन्मदिन याद था, यही बात है मेरे लिए। इतने में पायल और नेहा केक लेकर आती हैं। मम्मी जी हमें तो पता ही नहीं था आज आपका बर्थडे है, चलो आप ये केक कट करो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। जाओ तुम दोनों ये साड़ी पहन कर आओ, फिर मैं केक कट करती हूँ। मम्मी जी ये तो आपके लिए है, अब हमें क्यों दे रही हैं? अरे बेटा सब तुम लोगों का ही तो है, तुम लोग ही सब संभालो। अब जाओ पहन के आओ जल्दी से। दोनों बहुएं साड़ी पहन कर आती है, फिर सरोज केक कटिंग करती है। कुछ दिनों बाद स्वाति और नीलेश घूम कर आते हैं। स्वाति एक सुंदर सी शॉल सरोज को देती है। मम्मी जी कैसी लगी आपको शॉल? बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन मैं क्या करूंगी इसका, तू ही रख ले। जो मेरा है वो तुम तीनों का ही तो है। मम्मी जी आप ना बहुत भोली है, आपकी जगह कोई और होती तो उल्टा सुनाती कि बस यही लाई। शाम को नाश्ते के वक्त जब सब चाय पकौड़े खा रहे थे, तब सरोज अपने तीनों बेटों से कहती है, एक घर की जरूरत है हमें, ये घर छोटा पड़ रहा है। हाँ मम्मी मैं भी वही सोच रहा था। जमीन देखता हूँ मैं, फिर तीनों भाई मिलकर जमीन लेकर मकान बना लेंगे। हाँ और इस मकान को सेल कर देंगे और नया घर माँ के नाम पर ले लेंगे। ये ठीक रहेगा, इससे हमें पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी, हमारे जेब से भी ज्यादा नहीं लगेगा और बड़ा घर भी बन जाएगा। ठीक है फिर काम पर लग जाओ। तीनों भाई नाश्ता करके साथ में निकल जाते हैं। इधर तीनों बहुओं के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। तीनों आपस में बात करती हैं। ऐसे तो मम्मी जी कहती है सब तुम लोगों का है, और खैर अपने नाम पर कर लिया। वही ना, एक बार भी नहीं बोला कि भाई मेरे नाम क्यों लेना, बहू के नाम पर ले लो। मम्मी जी इतनी भी भोली नहीं है। खैर छोड़ो, रात के खाने की तैयारी करते हैं। स्वाति, पायल और नेहा रसोई में चली जाती हैं और सरोज पायल को आवाज देकर बुलाती है, पायल बहू जरा कमरे में आना, मेरे कमर में ना बहुत जोर का दर्द आ गया है। आई आई मम्मी जी। नेहा और स्वाति तुम दोनों खाना बनाओ, मैं मम्मी जी को देख कर आती हूँ। पायल कमरे में जाती है और सरोज कहती है, मेरे कमर में जरा मालिश कर दे बेटा, इतने दिनों से मालिश नहीं कर रही हूँ ना तो दर्द उखड़ गया है। अरे मम्मी जी आप हमें कह देती ना मालिश के लिए, आप घूमो मैं कर देती हूँ। अब किसे क्या ही कहती, सोचा कोई ये करेगी तो उसे दिक्कत होगी। मम्मी जी अब दिन में 3 टाइम आपकी मालिश होगी, सुबह स्वाति करेगी, दोपहर में नेहा और शाम को मैं। तो बहुत समझदार है और जिम्मेदारी उठाने लायक। मैं सोच रही हूँ घर तेरे नाम करवा दूं, तो अच्छे से सबको संभाल लेगी। बड़े बुजुर्ग बोल कर गए कि संपत्ति उसी के हाथ में दो जो उसे संभाल सके। थैंक यू मम्मी जी। पायल मन ही मन बहुत खुश होती है और खुद को बड़ा महसूस करने लगती है। नया घर मेरे नाम पर होगा तो बाकी दोनों को मेरी ही सुननी पड़ेगी, फिर मैं बैठी रहूंगी और दोनों से काम करवाऊंगी, आखिर मैं जिठानी हूं दोनों की। पूरे 1 घंटे पायल मालिश करती रहती है और सरोज सो जाती है। पायल रसोई में जाती है, तब तक दोनों खाना बना चुकी थी। मम्मी जी की कमर में बहुत दर्द है, हमें उनकी मालिश रोज करनी होगी, वो भी 3 टाइम। अभी तो मैंने कर दिया, कल सुबह स्वाति तुम कर देना। ठीक है दीदी, आप कोई काम मत करो, तब से मालिश में लगी हो, आराम करो, अब हम दोनों सब कर लेंगे। ठीक है। दोनों मिलकर सबको खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह स्वाति सरोज के कमरे में जाती है। मम्मी जी आपकी मालिश कर देती हूँ, भाभी ने कहा आपकी कमर में दर्द है। हाँ कमर का ठीक, अभी पैर में दर्द हो रहा है, देखना कितनी सूजन हो रही है। मम्मी जी लाइए मैं पैर और कमर दोनों की मालिश कर देती हूँ। तू बहुत अच्छी है बेटा, तू इस घर को अच्छे से संभाल कर रख सकती है। सोच रही हूँ नया घर तेरे ही नाम कर दूं। सच मम्मी जी? हाँ, तेरे जैसे समझदार और घर को लेकर चलने वाली बहू ही तो असली हकदार होती है संपत्ति की। स्वाति फूले नहीं समाती और अपनी पूरी ताकत लगाकर सरोज के पैर और कमर की मालिश करती है। अब पायल की तरह स्वाति भी घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगती है। इसी तरह दोपहर में नेहा सरोज के कमरे में जाती है और सरोज से कहती है, मम्मी जी लाओ मालिश कर दो। अरे बेटा रहने दे, अभी जरूरत नहीं है, अभी मुझे आराम है। स्वाति ने बहुत अच्छी मालिश की है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। मैं सोच रही हूँ नया घर अपने नाम ना करूं, तुम तीनों में से किसी एक के नाम कर दूं। वैसे तू समझदार है तीनों में सबसे ज्यादा, सोच रही हूँ तेरे नाम ही घर कर दूं। मम्मी जी लाओ ना, मैं मालिश कर देती हूँ, आराम है, लेकिन करवाती रहोगी तो बराबर दर्द नहीं होगा ना। अरे रहने दे बहू,
नेहा सरोज के पैर को लेकर मालिश करना शुरू कर देती है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। अब तीनों बहू खुद को बेस्ट साबित करने के चक्कर में दिन भर घर के काम और सरोज की मालिश में लगी रहती हैं। एक रोज शनिवार की शाम को अंकित कहता है, मम्मी कहीं बाहर चलते ना घूमने, घर का खा खाकर मन भर गया है। ठीक है बेटा, कल बहुओं सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, वो नया मंदिर बनाया ना वहीं चलेंगे। हाँ, पूरा दिन कल बाहर ही रहेंगे। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन तीनों तैयार होकर सरोज के पास आ जाती है। फिर सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर सब सुबह की पहली आरती में शामिल होते हैं। पूजा अच्छे से हो जाती है। तभी सरोज कहती है, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी तुम बैठो, बाहर बहुत सुंदर गार्डन है, मैं बाहर से कचौड़ियां लेकर आता हूँ खाने के लिए। हाँ लिया, फिर खाकर मैं दवाई ले लूं। इधर नीलेश कचौड़ी लेने जाता है और उधर तीनों बहुएं सरोज के पैर पकड़कर बैठ जाती हैं। अरे तीनों कैसे एक साथ पैर दबाओगी? एक एक करके दबाओ ना। मम्मी जी मैं बड़ी हूं तो पहले मैं दबाऊंगी। मैं छोटी हूं तो पहले मैं दबाऊंगी। अरे तुम दोनों बड़ी छोटी करती रहो, पहले मैं दबा देती हूँ। अब तीनों में बहस हो जाती है और उनके मुंह से घर वाली बात निकल आती है। तुम चाहती हो कि घर तुम्हारे नाम कर दे मम्मी जी, इसीलिए तुम दोनों ऐसा कर रही हो ना? भाभी आप कर रही हो क्योंकि आपको लगता है कि मम्मी जी मुझे ज्यादा मानती है, तो कहीं मेरे नाम कर दिया तो? मम्मी जी लेकिन आपने तो कहा था नया घर मेरे नाम करोगी। आप बहुत बोली हो, इन दोनों की बातों में आकर इनके नाम मत कर देना घर आप। तीनों भाई और सरोज सुनते ही दंग रह जाते हैं। सरोज कहती है, नया घर मेरे ही नाम है और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे ही नाम रहेगा। मेरे मरने के बाद होगा तुम में से किसी एक के नाम। अपने जीते जी मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। तीनों बहुएं अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, कौन कहता है मम्मी जी भूलिए? अरे ये तो सबकी माँ है। कमाल कर दिया तुमने तो, इतनी जल्दी 5 लोगों का खाना भी बना लिया, वो भी आधे घंटे में। बस माँ जी, यही सब तो सिखाया है माँ ने बचपन से कि कभी भी ससुराल वालों को शिकायत का मौका नहीं देना। दिल खुश कर दिया तूने आज। चलो अब जल्दी जल्दी ये सब काम खत्म करके मार्केट चलते हैं, त्योहार आ रहे हैं, खरीदारी शुरू करते हैं धीरे धीरे। 5 किलो लड्डू, 2 किलो मठरी, 2 तरह के नमकीन और नमकीन पारे, ये सब बनाना होगा। हाँ माँ जी, जरूर सब हो जाएगा, मम्मी ने सब मुझे ट्रेन करके रखा है। तुम्हारा अच्छा है बहू, तुम्हें सब आता है। एक मेरी बेटी है सरिता, उसे देखो, ना आता है ना ही सीखने में जरा भी इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। शादी की उम्र आते आते सब लड़कियां अपने आप ही चूल्हे चौके में इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं। दोनों मार्केट से सामान लेकर घर आते हैं और आते ही ललिता के पति सुनील उन्हें बताते हैं कि वो 4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे काम आ गया? त्योहार आ रहे हैं, विनोद पहले ही घर पर नहीं है, अब आप भी जा रहे हैं। घर के तो हम संभाल लेंगे, बाहर के कौन देखेगा? कुछ ना कुछ तो काम तो हर रोज होता ही है मार्केट का। मैं कर लिया करूंगी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। हाँ, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है ना बहू सब संभाल लेगी। ऐसी कुशल बहू मिली है कि बस मुझे तो किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, बहू ने आते ही सब संभाल लिया है। चलो चलो अब मेरी पैकिंग कर दो, जाना है मुझे सुबह। मेरे तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कैसे होगा सारा काम? मैं जा रही हूँ सत्संग में, तू देख ले। त्योहार का नाश्ता बना पाए अकेले तो बना लेना, वरना मैं आती हूँ फिर करते हैं। हाँ, आप आराम से जाइए। ललिता 1-2 घंटे के लिए चली जाती है। जब आती है तो देखती है शिल्पी ने 5 किलो लड्डू और मठरी बना ली थी। है, तूने बना भी ली? हम कल ही तो सामान लाए हैं और मैंने कुछ करवाया भी नहीं, तूने अकेले कैसे कर लिया? बस माँ जी, सामने टीवी चला लिया और देखते देखते सब हो गया। मेरे हाथ बहुत जल्दी चलते हैं, मैंने बताया था ना आपको, मुझे आदत है। दादी के साथ रहते थे ना हम, तो वो भी सीखती रहती थी कि जल्दी काम कैसे करना है। मम्मी को भी आदत है। भाई कमाल हो गया, मेरा वहां सत्संग में बीपी हाई हो रहा था सोच सोच कर कि कैसे काम होगा, पर तूने तो सब कर लिया। चल अब थोड़ा आराम कर ले, बाकी मैं देखती हूँ। शिल्पी जाकर मस्त सो जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। मम्मी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? यहाँ पर इतना काम करना पड़ता है, पर आप हो तो सब ठीक है। मैं तो आ गई सोने, अब कर रही हैं काम, 1-2 घंटे बाद उठूंगी अब मैं मस्त। ये तो अच्छा हुआ कि तूने कल ही मुझे बता दिया था, वरना नहीं हो पाता। चल अब सो जा। शिल्पी सो जाती है और सास बाहर काम कर रही होती है।
ये बहू ने 5 किलो लड्डू 2 घंटे में कैसे बना लिए। खाना भी तैयार है, घर भी पूरा साफ पड़ा है, और यहाँ मुझसे नमकीन ही नहीं बन रही। हाँ, पर ये तो है ना, उम्र का फर्क भी तो है, उसके हाथ जल्दी भी तो चलते हैं। वो उठेगी तब तक मैं कम से कम मठरी तो बना लूं, वरना सोचेगी सास से इतना भी नहीं हुआ। ललिता जल्दी जल्दी नमकीन बना लेती है। शाम तक जब शिल्पी उठती है, बस नमकीन ही बना होता है। मुझसे इतना ही हुआ, तू पता नहीं कैसे कर लेती है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप हटिए, मैं करती हूँ बाकी काम। मैं ना जरा वापस नहा कर आती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, सब पसीना पसीना हो गया है। खाने में ऐसा कर, हम दोनों ही है ना, पुलाव बना ले बस। अरे ऐसे कैसे आपको कुछ भी खिला दूं? आप आराम से नहाने जाओ, मैं बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। ललिता नहाने चली जाती है और शिल्पी फिर अपनी माँ को फोन लगा देती है। अरे शिल्पी, कुछ तो अपने आप काम कर लिया कर। पनीर बनाया था आज तेरे भैया के लिए, वही है। बस बस, मेरा काम हो जाएगा। पर हद कर रखी है तूने, सारा दिन ससुराल से मायके छलांग ही लगाती रहती है। मायका पास है इसका मतलब ये थोड़ी किसी दिन सास को पता चल गया ना कि सारा दिन यूं टॉप टॉप करके मायके से सामान लेकर आती रहती है, अच्छी खातिर होगी तेरी। तब की तब देखेंगे, अभी तो जल्दी से पनीर दे दो, जाकर इसे कढ़ाई में डाल दूंगी, उनको लगेगा मैंने ही बनाया है। कमाल ही करती है वैसे तू। जब तक ललिता नहाकर आई, उसे खाना तैयार मिला और वो तो बस जैसे बहू पर फिदा ही हो गई। आज इतनी बढ़िया सब्जी बनाई, अलग ही स्वाद था। अब तो मैं जा रही हूँ सोने। तू अगर थकी ना हो तो ये कपड़े प्रेस कर दे, एक तो दिन में दोनों घर आ जाएंगे, चाहिए होंगे दोनों को। हाँ हाँ, मैं कर दूंगी, आप सो जाइए। सास के सोने के बाद शिल्पी प्रेस के कपड़ों का बंडल लेकर फिर से दीवार टाप के मायके पहुंच जाती है। ये भी मैं करूं? भाभी कर लेगी ना, वो अपने घर गई है। भाई ये तेरा रोज रोज का परेशान करने लगा है, ये आखिरी बार कह रही हूँ, अब नहीं करूंगी आगे से। मेरी प्यारी माँ। ममता सारे कपड़े प्रेस कर ही देती है। वो प्रेस किए हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती है और जाकर सो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, शिल्पी और ममता की बात ही नहीं होती। लगता है माँ नाराज हो गई हैं। अरे कोई बात नहीं, माँ है, मान ही जाएंगी, मुझसे कब तक नाराज रहेंगी। मुझे भी लगता है थोड़ा ससुराल से मायके की छलांगे लगानी कम करनी पड़ेगी। कुछ दिन में उसके ससुर और पति वापस आ जाते हैं। आज तो बहू के हाथ के छोले खाने हैं, बना लोगी ना? अभी तो रात के खाने में 1 घंटा है, तुम्हें तो बहुत जल्दी काम करने की आदत है। क्यों, बना लेगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं माँ जी, बना लूंगी। हे भगवान, ये माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा? कहाँ चली गई है ये? इनको बोल देती हूँ कि मसाला तैयार करके रखेंगी छोले का, बाकी काम मैं कर लूंगी। ना फोन उठ रहा है ना लग रहा है। भैया भाभी का भी नहीं लग रहा। पता नहीं गुस्से के मारे ब्लॉक तो नहीं कर दिया इन लोगों ने मुझे। अब बात ही नहीं होगी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। आज क्या हो गया बहू, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आज 2 घंटे से तुम छोले ही बना रही हो, अभी चावल रोटी सब बनाना है। वो माँ जी, आज सुबह से थोड़े चक्कर आ रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा। अरे तो बोला क्यों नहीं? छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगी, तुम थोड़ा आराम कर लो। ठीक लगे तो आना रसोई में, वरना मत आना। बहाना बनाकर शिल्पी कमरे में जाकर फिर माँ को फोन लगाने लगती है। ओफो, क्या मुसीबत है, फोन ही नहीं लग रहा इनका। फोन पटक कर वो गुस्से में सो जाती है। कुछ देर बाद, इनका फोन लगे तो इनको बोलूं बाकी का नाश्ता भी बना दे मेरे लिए। मेरे बस का नहीं है 5-5 किलो नाश्ता बनाना। इतनी देर में ललिता उसे आवाज लगाती है। अरे शिल्पी, तेरी ताई सास का परिवार आया है, पड़ोस में ही रहने के लिए, उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ जाइए, तब तक मैं खाना बना लूंगी। ये जाएंगी तो मम्मी के यहाँ झाँक आ जाऊंगी, क्या चल रहा है, ना कोई दिख रहा है ना कोई फोन उठा रहा है। जैसे ही शिल्पी की सास बाहर जाती है, वो भी अपनी छत टाप कर मम्मी के घर झांकने चली जाती है, पर कोई दिखता नहीं है, ना ही किसी का फोन उठता है। इतनी ही देर में उसे अपनी सास वापस आती दिखाई देती है। अरे ये वापस आ गई, अब तो जाना पड़ेगा। शिल्पी, खाना बना लिया तुमने? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं बनाया। हाँ तो ऐसा कर, अपन सबका मिलाकर 8 लोगों का बना। ताई जी के यहाँ भी गैस सेट नहीं हुई है, मैं उनको भी बोलाई, तू बना लेगी ना? ये सुनकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मुझसे हम 4 लोगों का नहीं बनता, मम्मी से ले आती हूँ नजर बचाकर। अब 8 लोगों का कैसे बनाऊंगी? क्या मुसीबत है। ऐसा करती हूँ, बनाना तो चालू करती हूँ, बीच बीच में ससुराल से मायके में छलांग लगाकर मम्मी को दिखाऊंगी। दिख जाएगी तो 2-3 चीजें उन्हें बनाने को बोल दूंगी।
वो धीरे धीरे खाना बनाना चालू करती है और बीच बीच में मम्मी को, भाभी को फोन लगाती रहती है कि बात हो जाए तो आधा खाना उन्हें बनाने को बोल दे, पर फोन उठता ही नहीं है। इतने में ललिता आवाज लगा देती है, अरे बहू, कुछ बना हो तो दे दे, उतना दे आऊं? हाँ, रायता और कुछ रोटियां बन गई है। अरे सब्जी बनानी चाहिए थी ना पहले, रायता कोई खिलाने की चीज होती है। चल दे, इतना दे के आती हूँ मैं। शिल्पी सोचती है, जब तक ये ताई जी के यहाँ जा रही है एक बार और देखा हूँ मम्मी को, सब्जियां वो बना देंगी। पर छत पर जाती है और उसकी मम्मी के घर का दरवाजा खुला होता है। वो खुशी के मारे दौड़ी चली जाती है। बिना देखे कौन बैठा है, क्या हो रहा है, वो बोलना चालू कर देती है। हद करती हो मम्मी, कहाँ चली गई थी? मेरी सास सारा दिन ये बना दे वो बना दे करती रहती है। अभी कोई ताई जी आ गई हैं आस पास रहने के लिए, इतना खाना बनाना है। मैं कब से फोन लगा रही हूँ कि जैसे इतने समय से आपसे सब बनवा कर ले जा रही थी, वैसे ही आज भी ले जाऊं। सास को ना पहले पता चला है ना आज पता चलता, पर आप तो फोन उठा ही नहीं रहे हो, ना घर पर कोई दिख रहा है। अब बाहर आओगे? मैं कब से बोल रही हूँ कुछ। जब कोई आता नहीं तो वो ही अंदर जाती है और जैसे ही अपनी सास और ताई सास को वहां बैठा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बड़बड़ कर रही है? कौन चिल्ला रहा था? गेट पर बहू, तूने सुना क्या? हमने तो कूलर की आवाज में कुछ सुना भी नहीं। नहीं माँ जी, मैं तो अभी आई हूँ। चल चल, आजा, मिल ले, बाकी फिर खाना बना दे। हम कल ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ, वो पुराने वाले लोग कहीं शिफ्ट हो गए हैं। ये देखकर शिल्पी को जैसे शौक ही लग जाता है। आज तो बच गई बेटा तू। माँ से बात करती हूँ और इस बार पापा को फोन लगाती हूँ। अब वो पापा को फोन लगाती है, फोन उठ जाता है। हाँ तो क्या करते, सारा दिन तू आ आकर कितना परेशान करती थी। शिफ्ट हो गए हम वहां से, अपना काम अब खुद कर, हमने बहुत कर लिया। ये सुनकर शिल्पी वो 8 लोगों के लिए बड़े ही बेमन और गुस्से में खाना बनाने लगती है।